तो वेलकम बैक। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो नीचे हमें ये दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, तो इनको हमने एक्सपैंड भी करना है, यानी इनमें ब्रैकेट्स आ रही हैं, इनको ओपन करके हमने ओपन करके सॉल्व करना है। और जब उनको ओपन कर लेंगे, जो भी हमारे पास लेटर्स, जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे बच जाएंगे, उनको हमने सिंप्लीफाई भी करके दिखाना है, यानी इतने हद तक सॉल्व कर लेना है कि इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश ना रहे। तो आइए हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से इनमें ब्रैकेट्स जो आ रही है उनको एक्सपेंड भी करेंगे और इसके अलावा क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो देखें, इस क्वेश्चन में आपके पास एक तो राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं और एक राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो हमारे पास दो स्टेप्स हो सकते हैं। एक स्टेप तो ये हो सकता है कि हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें और एंड के अंदर उन सबको एक बार सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन सबसे अच्छा काम यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है एक साथ ही इनको सॉल्व करते जाएं। तो मैं यही फॉलो करने जा रहा हूं। तो आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं उनके बाहर एक क्वांटिटी लिखी हुई है जो कि लिखा हुआ है 7A, यानी एक टर्म लिखी हुई है 7A। इसका मतलब ये है कि 7A इस 3B से भी मल्टीप्लाई होगी और ये 7A इस 4C से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी ब्रैकेट्स के बाहर कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर लिखा हुआ आए, आपने देख लेना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पे 7A के पीछे कोई साइन नहीं है, यानी ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, तो फिर तो कोई इशू नहीं आने वाला। आपको जो ब्रैकेट्स के अंदर साइन है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाहर क्वांटिटी नेगेटिव है तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जब आप उसको पहले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे उस नेगेटिव क्वांटिटी को, तो भी यहाँ पे माइनस आएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। और इस सेंटर वाली क्वांटिटी का साइन भी, यानी इस वाली क्वांटिटी का साइन भी चेंज होगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये काम तब देखना है जब बाहर नेगेटिव क्वांटिटी हो, लेकिन हमारे केस में बाहर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमारे लिए इतने इश्यूज आने वाले नहीं हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि जब भी ब्रैकेट्स के बाहर कोई क्वांटिटी आएगी, वो ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटीज़ मौजूद हैं उन सब के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई की जाएगी। तो 7A को 3B के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई होना है और 7A को 4C के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई होना है। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 7A मल्टीप्लाई बाय 3B माइनस का साइन, मुझे ये साइन यूज़ करना है क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, प्लस वाली पॉजिटिव चीज़ है, तो इधर साइन का शिफ्ट नहीं आने वाला। अब 7A को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट 4C के साथ। ठीक है, सेम पर हमने स्टेप्स यहाँ भी परफॉर्म करने हैं। 4A को मल्टीप्लाई करना है 3C के साथ, और देखिए यहाँ पे भी पीछे प्लस का साइन है, यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इधर साइन में चेंज नहीं आने वाला, कोई भी शिफ्ट नहीं आने वाला। तो इसलिए यहाँ पे प्लस 4A है, तो मुझे जस्ट प्लस 4A को ही 3C से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4A मल्टीप्लाई बाय 3C। और इसी 4A को, जो कि प्लस वाला है, मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर कोई भी साइन का चेंज नहीं आने वाला, ये माइनस माइनस ही रहेगा। इसके अलावा आप यूँ भी देख सकते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया 4A दोबारा से, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2B के साथ भी। तो देखिए, जो क्वांटिटी थी बाहर, उनको दोनों क्वांटिटीज जो ब्रैकेट्स के अंदर थी अलग अलग मल्टीप्लाई किया है, सेम यहाँ पर। और इसी तरीके से 4A को भी यहाँ पे अलग अलग किया है, 3C से अलग, 2B से अलग। अब जैसे इनको सॉल्व करना है हमने, तो 7 3 टाइम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 21। और A और B डिफरेंट लेटर्स हैं, सेम नहीं है, तो उनको जस्ट इस तरह लिख लें, AP मिलाकर लिख लें। माइनस 7 4 टाइम्स कितने होते हैं, 28। और A और C डिफरेंट लेटर हैं, तो इनको भी मिलाकर लिख लें, AC। प्लस 4 3 टाइम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 12, तो A और C को मिलाकर लिख लें, ये हो जाएगा AC। माइनस का साइन वैसे, 4 2 टाइम्स होते हैं 8, और A और B को भी मिलाकर लिख लें, AB। जब आप इस स्टेप तक कर लेंगे, अब आप एक्सपेंशन कर चुके हैं। एक्सपेंशन का मतलब आपने सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर ली है, अब इनकी सिंप्लीफिकेशन रहेगी। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई का मतलब है जो लाइक टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लें, अनलाइक उसी वजह से सेपरेट हो जाएंगी, और इनको सॉल्व कर लें। तो लाइक टर्म्स का मतलब है वो टर्म्स जो एक जैसी हैं। एक जैसी का मतलब जिनमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो एक जैसे आ रहे हैं और उनकी पार भी एक जैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, यहाँ पे एक लिखा हुआ है 21AB, इसमें A और B लेटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आप इनको भी फिलहाल वेरिएबल भी कह लें। A और B हमारे पास यहाँ पे जो लेटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस जैसे सेम लेटर कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये लास्ट वाली क्वांटिटी में। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वांटिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसमें A B आ रहा हो। एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हुई कहलाएंगी लाइक टर्म्स, ये एक जैसी टर्म है, आपने इनको सेपरेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा सबसे पहले 21AB, और ये वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ, तो इस टर्म के जो पीछे साइन होगा वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस टर्म के पीछे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आप लिखेंगे -8AB।
जब ये दो आपने सेपरेट कर लिए हैं तो जो बची उनको आप अलग से सेपरेट कर लें, वो वैसी सेपरेट हो जाएंगी। एक ये बची है -28AC, इसके जो पीछे वाला साइन है वो यूज़ करूँगा, -28AC, और ये वाला वैसे ही +12AC। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है। ये माइनस है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी प्लस है। वैसे तो स्ट्रेट है कि 21 में से 8 माइनस हो रहा है, लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन भी आए तो आपने ये कंसिडर करना है 21 के पीछे कोई साइन नहीं है यानी प्लस कंसिडर किया जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी आपने सबसे पहले माइनस करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने सिर्फ 21 में से 8 को क्या कर देना है? माइनस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 21 - 8, तो 21 - 8 कितना होता है? 13। और जो लेटर्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनको वैसे ही लिख लेना है AB, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और साइन यहाँ पे बड़ी वैल्यू का आता है, 21 आपके पास यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे प्लस का साइन है, तो ये भी प्लस ही है। आप यहाँ पे लगा लें तो बेहतर है, नहीं लगाएंगे तो भी ऑब्वियस है कि ये प्लस ही कंसिडर होगी। अब आते हैं इधर, यहाँ पे इस नंबर के पीछे, इस टर्म के पीछे जो साइन है वो है माइनस और बीच में है प्लस। तो आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो साइन होगा, जो यहाँ पे साइन होगा, ये दोनों साइन मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपने इनको प्लस करना है या माइनस करना है। तो देखें, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसका मतलब आपको 28 में से माइनस करने हैं 12। तो 28 में से आप 12 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे आपके पास? आएंगे 16। लेटर्स वैसे ही AC, क्योंकि दोनों में आ रहे थे। अब साइन कौन सा यूज़ करना है? साइन बड़ी वैल्यू का, वो है 28। 12 से तो बड़ी वैल्यू है 28, और उसके पीछे कौन सा साइन है? माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर A। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर B। तो पार्ट नंबर B भी बिल्कुल पार्ट नंबर A जैसा ही है। यहाँ पे भी आपको दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, उनके बाहर क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, और क्वांटिटीज़ दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं। यानी इस ब्रैकेट के बाहर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो प्लस की है यानी पॉजिटिव है, और इस ब्रैकेट के बाहर भी जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो भी पॉजिटिव है, यानी आपको अंदर साइंस का शिफ्ट करना नहीं पड़ेगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक ये क्वांटिटी इस D से भी मल्टीप्लाई होगी और ये सारी क्वांटिटी इस -5F से भी मल्टीप्लाई होगी। तो आपको लिखना पड़ेगा 4D मल्टीप्लाई बाय D, यही साइन, क्योंकि साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि बाहर पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसी 4D को 5F से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा 4D मल्टीप्लाई बाय 5F। याद रखें, इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट ही लिख दिया जाता है, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये स्टेप यहाँ पे करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर देंगे तो कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये +2F इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख लेता हूँ +2F मल्टीप्लाई बाय 3D, और ये वाला प्लस दोबारा से, ये वाला प्लस दोबारा यहाँ पे लिखना है आपने, और इस 2F को 7F से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2F मल्टीप्लाई बाय 7F। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही नंबर नज़र आ रहा है 4, तो इसी को आप लिख लें, क्योंकि D के साथ 1 ही होगा और 4 1 टाइम्स 4 ही बनता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 4 वैसे ही उतार लिया। अब देखें, ये दोनों सेम लेटर्स हैं, सो सेम लेटर के केस में आपने ध्यान रखना है, ये 2 मरतबा D है, तो D टाइम्स कितना हो जाएगा? D स्क्वायर। 2 मरतबा D, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया। 3 मरतबा होता तो यहाँ पे क्यूब आ जाता। तो D टाइम्स कितने होते हैं? D स्क्वायर। मैं इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ कि इन दोनों की बेसिस सेम है, यानी दोनों में D लिखा हुआ है, इनकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। आप ये पार्ट्स को ऐड कर दिया करें, तो 1 + 1 कितना होता है? 2, और जो चीज़ नीचे होती है सेम बेस, उसको 1 मरतबा लिख लेंगे तो भी D स्क्वायर ही आएगा। -4 5 टाइम्स 20, और ये दोनों डिफरेंट लेटर्स हैं, इनको जस्ट कंबाइन करके लिख लें, D और F, +2 3 टाइम्स 6, ये भी दोनों डिफरेंट लेटर्स हैं, तो FD कंबाइन करके लिख लिया, +2 7 टाइम्स 14, और ये दोनों सेम है। F टाइम्स कितना हो जाएगा? जिस तरह D टाइम्स D स्क्वायर हो गया, F टाइम्स कितना हो जाएगा? F स्क्वायर। अब आपने देखना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ है जो कि सेम है, और बाकी जो, जब आप सेम को अलग कर लेंगे, ज़ाहिर बात है डिफरेंट वाली ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगी। तो आप देखें, यहाँ पे D स्क्वायर आ रहा है और इधर कहीं भी आपको D स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इस टर्म जैसी कोई और टर्म आपके पास मौजूद नहीं है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो DF यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे FD लिखा हुआ है, तो याद रहे आपको DF और FD का मीनिंग सेम ही होगा। जिस तरह आप कह लें कि 5 × 2 कर लें तो भी 10 आता है,
या 2 × 5 कर लें तो भी 10 ही आता है, दोनों के मीनिंग सेम ही होंगे। इन दोनों की पोजीशन चेंज करने से जिस तरह फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह डी एफ टाइम्स कर लें या एफ डी टाइम्स कर लें, इन दोनों में भी कोई फ़र्क नहीं है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना। कम्यूटेटिव लॉ कहता है ये है कि अगर आप पोजीशंस को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो आंसर में कोई भी फ़र्क ना पड़े, तो यही चीज़ बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ कहलाती है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक डी एफ और एफ डी सेम है, जैसे डी एफ है वैसे ही एफ डी है, यानी दोनों सेम कंसिडर किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों हो गई लाइक टर्म्स। तो एफ स्क्वायर बचा, उस जैसा तो कोई और बचता ही नहीं है क्योंकि डी स्क्वायर बचता है और उस जैसा भी कोई नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपने इस क्वांटिटी को वैसे ही लिख लेना है 4d², और इन दोनों को सॉल्व कर लेना क्योंकि ये एक जैसी हैं, डी एफ भी और एफ डी का मीनिंग सेम है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कितने हो गए, माइनस, इस नंबर का पीछे वाला साइन और इस नंबर का भी पीछे वाला साइन, इन दोनों को ध्यान से डिसाइड करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है, 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 14। तो आप यहाँ पे लिख लें 14। डी एफ लिख लें या एफ डी लिख लें, दोनों मीनिंग सेम है। यहाँ पे डी एफ लिख लें या एफ डी लिख लें, दोनों मीनिंग सेम है। मैं डी एफ लिख रहा हूँ। तो प्लस माइनस माइनस कर लिया, 14 आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का, 20 बड़ी वैल्यू है और इसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। और इस जैसा कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे आप लिख लें खाली प्लस 14 एफ स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास इसके पार्ट नंबर बी का आंसर।